तो गाइस आज हम देखेंगे समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है ना, ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, विधि का शासन। ठीक है ना, इसके दो भाग हैं, एक तो है विधि के समक्ष समानता, एक आ जाएगा विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता में क्या दिया गया है कि इसके अंदर कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, जिस सभी के लिए अधिकार क्या होगा, समान। उन चाहे कोई भी अपराध किया हो तो भी उसकी जो भी वो होगी ना, तो इसमें जो भी सज़ा होगी ना वो सभी के लिए समान होगी। ठीक है, और इसके अंदर इसको नकारात्मक व्याख्या इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ना कोई भी अमीर पक्ष हो चाहे गरीब, मतलब गरीब का हो, ठीक है ना, तो उनको बराबर आर्थिक रूप से अगर उनको है ना बराबर अधिकार दिए जाते हैं, तो जो आर्थिक पक्ष से मजबूत होता है ना वो तो अपने आराम से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक पक्ष से कमज़ोर होता है वो किसी भी अधिकार का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं ले पाता है। ठीक है ना, इसलिए इसे नकारात्मक व्याख्या कहा जाता है। ठीक है ना, और अब इसमें आ जाता है विधि का समान संरक्षण। ये क्या होती है, सकारात्मक होती है। समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करती हैं, इसमें युक्ति संगत भेदभाव कर सकती हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, भेदभाव कर सकती है ताकि सभी के साथ समान रूप से मतलब न्याय हो सके। ठीक है ना, इसलिए इसे कौन सा कहा जा सकता है, सकारात्मक व्याख्या कहा जाता है। और समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करती है। ठीक है ना, इसके अंदर है ना परिस्थितियों के अनुसार सजा दी जाती है, मतलब उसके, इसलिए इसको और सकारात्मक कहा जाता है। ठीक है ना, अब आ जाता है यह अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। इसमें मतलब अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे कि पुलिस व आर्मी के लिए सज़ा किसी पे भी अलग अलग हो सकती है, इनकी कार्यवाही भी अलग अलग तरीके से होती है, सभी के लिए एक समान नहीं होती है। इसलिए इसमें कहा क्या कहा गया है, समान परिस्थितियों के लिए समान व्यवहार करती है। अब देखो है ना, समानता के अधिकार के कितने अपवाद हैं, दो हैं। ठीक है ना, एक तो है राष्ट्रपति व राज्यपाल, ठीक है ना, को प्राप्त विमुक्तियाँ। अब इनके क्या क्या हो सकती हैं, कार्यकाल के दौरान कोई भी गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये कौन से हो जाते हैं, समानता के अधिकार के अपवाद कहलाते हैं। कोई भी अगर सिविल कार्यवाही नोटिस देने के बाद 2 महीने के बाद ही इनकी कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद 15, जिसमें क्या दिया गया है, सामाजिक समानता के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद ए क्या कहता है, अनुच्छेद 15 ए क्या कहता है, 15 ए भी आप बोल सकते हो ना, राज्य नागरिकों के मध्य जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 15 ए के तहत। फिर आ जाता है 15(2) या 15 बी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, राज्यों में सभी सार्वजनिक संस्थाएं सभी के लिए समान होगी, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें दिया गया है, 15(2) के अंदर दिया गया है। जो 15(3) व 15(c) है ना, इसी को बोलते हैं अनुच्छेद। तो इसमें क्या अपवाद है, अगर राज्य चाहे तो महिला व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ठीक है ना, फिर आ जाता है अनुच्छेद 15(4) या 15(d) दोनों बोल सकते हैं। ये कब जोड़ा गया, पहला संशोधन हुआ था 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, इसमें क्या है, एसटी व एससी पिछड़े वर्गों को शिक्षण व्यवस्था को आरक्षण देगा। ठीक है ना, यह है। फिर आ जाता है 15(5) या 15 ई भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये कब जोड़ेगी, 93वां संशोधन हुआ था 2005 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एससी एसटी ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, किसमें, 15(5) के अंदर। जबकि अनुच्छेद 15(6) में क्या दिया गया है, या 15(f) भी बोल सकते हैं कि ये 103वां संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए योजना व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये किस में आ जाता है, अनुच्छेद 15 के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, फिर आ जाता है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब इसमें सरकारी जो भी होते हैं ना वैकेंसी निकलती है उनके लिए दिया गया है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 16(a) या 1 भी बोल सकते हैं, राज्य लोक सेवा में सभी नागरिकों को किसकी समान अवसर प्राप्त करेगा। ठीक है ना, फिर आ जाता है अनुच्छेद 16(b) या 16(2) भी कह सकते हैं, लोक सेवा में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति लिंग मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किसके अंदर, 16 के अंदर। और ये किस में होगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 16(3) में क्या दिया गया है, या 16(6) में संसद कानून बनाकर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है ना, राज्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास को बाध्य रख सकता है। ठीक है ना, मतलब जैसे कि राजस्थान के हैं ना, तो राजस्थान के को अलग मतलब अधिकार दिए जाएंगे, और फिर उसके अंदर कोई दूसरे राज्य के आ रहे हैं तो उनके लिए अलग अधिकार होंगे। ठीक है ना, मतलब अलग नियम होंगे। ये किसके कर सकता है, अनुच्छेद 16(3) या अनुच्छेद 16(c) के अनुसार। ठीक है ना, फिर आ जाता है अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(d) भी कह सकते हैं। ये कब जोड़ा गया, 1951 में, एसटी व एससी पिछड़े वर्गों को लोक सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अब 16 इसके अंदर वापस ए व बी दो अलग अलग है ना, एक तो आ जाता है पदोन्नति में आरक्षण और लोग बढ़ने में 50% से अधिक आरक्षण। ठीक है ना, ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, रहने दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद 16(5), इसमें क्या, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, फिर आ जाता है 16(6) या 16(f) भी बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण
103वां संशोधन हुआ 2019 में, तब इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। कब सुन, इसमें क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के हैं ना उनको आरक्षण दिया गया है, जबकि 16(5) में किनको दिया गया है, तो मतलब उसी जिस धार्मिक स्कूल है ना उसी धर्म के लिए लोगों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। और 16 में 4 में क्या दिया गया है, ST व SC के लोक सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। और 3 के अंदर क्या कहा था कि भेदभाव कर सकते हैं, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत हो रहा है। ये सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा, मतलब छुआछूत को, ठीक है ना। ये एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ अधिकार भी लाए गए थे। 1925 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था, जिनको 1976 के अंदर नाम परिवर्तन करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ठीक है ना। फिर आ जाता है 1989 में ST व SC अत्याचार निवारण का अधिनियम भी लाया गया था, ठीक है ना। फिर आ जाता है अनुच्छेद 18। क्या है अनुच्छेद 18? अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, शिक्षा व सेना के अलावा किसी भी उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये किसमें दिया, अनुच्छेद 18(1) में। जबकि 18(2) में क्या गया है, भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक है ना वो दूसरे देश से अधिकार मतलब उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है अनुच्छेद 18(3) या 18(C). विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवाओं में है वे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उपाधि अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 18(4) में क्या दिया गया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्त भारतीय नागरिक, जो भी सरकारी सेवाओं में भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 18(4) के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक